I'll say I was having a discussion majorly learning के point of view से हम यहाँ पे ये करेंगे एंड इन अ वे बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स बड़े इन द सेंस पोर्टफोलियोज बड़े होते हैं एंड वहां पे डिसीजन मेकिंग कहीं ना कहीं पोस्टपोन जब हम करते हैं इन्वेस्टमेंट की डिसीजन मेकिंग तो ये उस पे होगा सो अब ये जो केस स्टडी में डिस्कस करने वाला हूं तो यहाँ ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू चेंज सम नंबर्स उस हिसाब से बट मैसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है यहाँ उस हिसाब से सो I was having a discussion a few days back with an investor कि जहां पे the investor is working outside India, NRI investor है and income काफी अच्छा है मतलब आप hypothetical इसमें अब डॉलर टर्म में है तो उसको रुपी टर्म में कन्वर्ट करके मैं बताता हूँ सो इनकम इससे सपोज अराउंड 15 लाख रुपीज अ मंथ का इनकम है बिकॉज काफी अच्छी पोजीशन पे है एंड ऑल दोस थिंग्स एंड खर्चा इज हार्डली 3-4 लाख रुपीज है बाहर का हिसाब से भी 4 लाख रुपए पर मंथ का एक्सपेंडिचर है 15 लाख पोस्ट टैक्स इनकम है पर मंथ ये यूएस डॉलर टर्म्स में है दैट्स व्हाई आई एम कन्वर्टिंग दैट सो जो लोग तो और सीनियर पोजीशन पे तो आई थिंक दिस इज नॉट न्यू टू इन्वेस्टर्स बट समझिए अभी पॉइंट और मैं इसको छोटे नंबर्स पे भी कंपेयर करूंगा मैं एग्जांपल वो भी से थोड़ा सा सेट कर वैसे बताऊंगा मैं आपको सो 15 लाख रुपीस का इनकम है 4 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर है मंथली हिसाब से सपोज यूएस में है वो सो 11 लाख रुपए की सेविंग है पर मंथ की सेविंग 11 लाख रुपए की है ठीक है बट द एसआईपी दैट इन्वेस्टर इज डूइंग इज 1 लाख रुपीज अ मंथ और अब सी कैसा है कि एक सिंपल टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से वो इन्वेस्टर मतलब उस हिसाब से उस बैकग्राउंड से वो मतलब बने हैं वो एंड वहां जाके बाहर जाके अच्छी पोजीशन पे वगैरह पहुंचे हैं इनकम भी काफी अच्छा है बट एसआईपी जो लगाई है वो टिपिकल उसी माइंडसेट से लगाई है कि भाई 1 लाख रुपए से ज्यादा क्या एसआईपी लगानी चाहिए या 1.5 लाख रुपए की ज्यादा क्या एसआईपी लगानी चाहिए सो पॉइंट यहाँ इट्स नॉट दैट क्योंकि वो एक माइंडसेट वैसा है इनकम अर्निंग कैपेसिटी इज लाइक एन एचएनआई बट थॉट प्रोसेस जो है वो मिडिल इनकम अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू अगेन यहाँ पे किसी को बड़ा या किसी को छोटा नहीं कर रहे व्हाट वी आर ट्राइंग तो उन्होंने बोला कि 1 लाख से ज्यादा 1.5 लाख से ज्यादा क्या एसआईपी होनी चाहिए हमारी मतलब आप अर्न कर रहे हो उस कैपेसिटी से और एसआईपी लगा रहे हो अलग कैपेसिटी से ये कैसे हो सकता है यू विल हैव टू थिंक लाइक दैट ओनली सो द एसआईपी अमाउंट शुड बी डिसाइडेड फ्रॉम द सेविंग्स विच यू आर मेकिंग एवरी मंथ सो सेविंग से डिसाइड होनी चाहिए एसआईपी अमाउंट डिसाइड पहले नहीं करनी चाहिए हमने अब टिपिकली जैसे आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आवर जॉब स्टार्टेड जब हम 2006-7 की अगर हम बात करते हैं तो उस वक्त पे वन ऑफ माय फ्रेंड गॉट प्लेस्ड इन इन्फोसिस और वो आई थिंक आफ्टर एमबीए द पैकेज वाज अराउंड 7 लाख रुपीस समथिंग लाइक दैट एंड 2-3 साल बाद मिले थे हम 2008-9 में सो देन मैंने पूछा मतलब सरदार दोस्त था मेरा तो बल्ली वल्ली बोलता था मैं उसको बल्ली एसआईपी मतलब अरे हाँ मैंने भी इन्वेस्टमेंट शुरू किया एसआईपी करता हूँ बोले इनकम कितना है बोले यार अराउंड 1.2-1.3 लाख रुपीस पर मंथ आता है बोले एसआईपी कितने करा 5 एसआईपी करता हूँ मैं बोला कितने क्या बात है बढ़िया है मतलब और अमाउंट बोले 1000 की 5 1000 की 5 एसआईपी है मेरी सो अरे कैपेसिटी क्या है बल्ली तुम्हारी तेरी तू कर क्या रहा है यहाँ पे सो वो समझ में नहीं आता कि कैपेसिटी अरे कहा अरे ऐसे और कितने करनी चाहिए क्योंकि उस वक्त पे जो एसआईपीस के नंबर्स वो जो एग्जांपल्स दिए जाते थे 1000 2000 3000 उस हिसाब से सो ये मत डिसाइड करो आपकी जो सेविंग है वो एसआईपी में कन्वर्ट होनी चाहिए जो सेविंग है अभी आप बोलोगे नहीं बट सारा पैसा तो मेरा मुझे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं पार्क कर सकता तो हम बोल भी नहीं रहे उसको बट जो पैसा सही में लॉन्ग टर्म के लिए जो शॉर्ट टर्म गोल के लिए चाहिए उसका एलोकेशन कर दो बट जो सही में लॉन्ग टर्म के लिए है पैसा उसकी एसआईपी तो होनी चाहिए सो इन दैट पर्टिकुलर केस अगर 15 लाख में से 4 लाख एक्सपेंडिचर है लाख रुपए का शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर के लिए पैसा रख दिया और अगर 10 लाख रुपए पर मंथ का सेविंग है तो आई डोंट माइंड 9 to 9.5 लाख रुपीस पर मंथ की एसआईपी इस पर्टिकुलर केस में होनी चाहिए यही उल्टा होगा किसी का इनकम 2 लाख रुपए है एक्सपेंडिचर 40 50 60 70 हजार रुपए है 1,30,000 रुपए की सेविंग है आई डोंट माइंड स्टार्टिंग 1.2 लाख रुपीस पर मंथ एसआईपी अदरवाइज करोगे क्या उसका दैट अमाउंट विल गेट एक्यूमुलेटेड इन द अकाउंट अल्टीमेटली यू विल डिसाइड यार ये तो बहुत बड़ा अकाउंट में अमाउंट हो गया चलो इसकी एफडी कर देता हूँ तो ये या तो फिर यार चलो दोस्त के साथ अरे उसको घर देखने जाना है चलो अरे मेरे अकाउंट में पैसे पड़े यार वो दोस्त को तो पसंद नहीं आया आई विल बुक दी हो
क्योंकि इमीडिएटली पैसा तो नहीं देना, अरे 3-4 साल बाद उसका पोजीशन है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, बस अगली सेविंग उधर बस डाइवर्ट करना है, समझ में आ गया आपने को। और डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई एलोकेशन टुवर्ड्स फिक्स इनकम सिक्योरिटीज हो जाते हैं या फिर रियल एस्टेट हो जाता है। फाइनेंशियल प्लानिंग का तो कुछ लेना देना ही नहीं है हमें कि फाइनेंशियल गोल्स क्या होते हैं, कितना अमाउंट हमें चाहिए। क्वांटिफिकेशन ऑफ गोल्स तो हम करते ही नहीं है कभी कि रियल टाइम, अबे ऐसा थोड़ी, और मतलब बिलीव मी ये एक आर्गुमेंट है, इतना थोड़ी होगा यार, इतना थोड़ा थोड़ी पैसा लगेगा। अब ये इस आर्गुमेंट पे क्या बोलेंगे हम इसमें, और पता भी नहीं चलता। अगर आपको आपके एक्सपेंडिचर पता करने हैं एक्चुअल पर मंथ के, तो एक ही काम करना चाहिए आप लोगों ने, आप सारा खर्चा गूगल पे से करो, फॉर सम मंथ्स क्रेडिट कार्ड मत करो, गूगल पे से करो, आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली। मस्त ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बता देता है ये महीने में इतना खर्चा किया है आपने, और वहां पे आपको पता चलता है कि दिस इज द एक्सपेंडिचर आई एम हैविंग। उसको इन्फ्लेट करो, रिटायरमेंट के बाद एक हाथ दूसरा खर्चा कम हो जाएगा, बट उसके बाद ऑलमोस्ट उतना ही खर्चा करने वाले हो आप, और उसको इन्फ्लेट करो 6-7% से, क्योंकि लाइफस्टाइल अपग्रेड भी होता रहेगा उसमें। तो ये बहुत जरूरी है। सो रिटायरमेंट प्लानिंग बोलो या चिल्ड्रन एजुकेशन प्लानिंग बोलो, सो यहाँ सही में 8-8-9-9% के इन्फ्लेशन के नंबर हमें दिख रहे हैं एजुकेशन में। सो देयर इज अ रीजन फॉर दैट, वी नीड टू प्लान फॉर दैट। सो ये सारी चीजें अगर उससे कम होता है तो इट्स गुड, वी शुड बी हैप्पी अबाउट दैट। बट ये प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स है, इनके क्वांटिफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके ऊपर मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कैलकुलेशन करते वक्त 12% का रेट ऑफ रिटर्न कंसिडर करना ही सही है। 15-20-25% के रिटर्न के हिसाब से नहीं हो सकती चीजें। आई गॉट अ कॉल यस्टरडे फ्रॉम अ फ्रेंड, अरे मैंने तेरा नंबर दिया है, हाँ, अपने मेरा एक मामा का लड़का है, उसको बड़ा है मेरे से, उसको इन्वेस्ट करना है। मैंने उसको बोल दिया भाई इसके पास करो, 20-25% तो आराम से मिल जाएंगे आपको रिटर्न। बोला यार कहाँ से बोल रहा है ये तू, नहीं नहीं अरे उतना अपने को तो आया ना यार उतने, तो मैंने तो बोल दिया, और डालो, बोले स्मॉल कैप में डालो। मतलब कुछ क्या हिस्ट्री बैकग्राउंड कुछ भी नहीं, बात की कितने साल के लिए डालना है भाई आपको पैसा, बोले 3 से 5 साल। मिला बट दोस्त तो बोल रहा था कि लॉन्ग टर्म के लिए डालना है, नहीं नहीं 3 से 5 साल बस, बट उसमें मिल जाएंगे ना अपने को 20-25% रिटर्न। मिला नहीं भैया, 3 साल में तो आप 8-10% का एक्सपेक्टेशन रख के चलो अभी ये लेवल से। तो उसको इतना इतने डिसअपॉइंट हो गए कि अरे यार ये क्या बात कर रहे हो यार, तीन मतलब 10-12, मतलब वहां तो मेरे को 25% के रिटर्न बोले गए थे। भाई ये जरूरी नहीं होता कि पार्टिसिपेशन हुआ है, बिकॉज मार्केट ने दिया है रिटर्न्स, तो उसमें आपने पार्टिसिपेशन किया, बट वही एक्सपेक्टेशन रख के अगर आप आगे चलोगे, यू विल गेट डिसअपॉइंटेड। सो रैशनल रेट ऑफ रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रख के सारे कैलकुलेशंस करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है, एफएसआई वैसे कहीं भी एलोकेशंस हो रहे, कोई लॉजिक नहीं है उसके पीछे। अभी मैंने जो कल जो स्टॉक मार्केट क्यों गिरा, आज उसमें एक केस स्टडी छोटी सी वही बताई थी कि एलोकेशन हम कर रहे हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते जा रहे और अमाउंट बढ़ रही है, तो ना अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि उसका सीएजीआर क्या आएगा। सो उसमें 23% का सीएजीआर वर्ष विजाविज, अगर उससे भी कम एग्रेसिवनेस के साथ अगर लार्ज कैप 50%, 25% स्मॉल कैप और 25% मिड कैप के साथ अगर 6-7% का आउट परफॉर्मेंस क्रिएट होता है विजाविज स्मॉल कैप पोर्टफोलियो, तो ये आई ओपनिंग है बहुत सारे लोगों के लिए कि स्टॉक्स में आप 23-24% रिटर्न ले रहे हो और म्यूचुअल फंड्स में आपको 30-31% रिटर्न आ रहे हैं, दैट टू विदाउट एनी एंगेजमेंट, विदाउट एनी हेडेक, विदाउट एनी एंजाइटी कि उसमें मार्केट क्या होगा, ऊपर नीचे क्या होगा। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है कि फाइनेंशियल प्लानिंग वे से जाके सिंप्लीफाई करके रखोगे। आज आई थिंक मी एंड गौरव वर डिस्कसिंग, सो ये ऐसे जब समय आते हैं ना कि ऐसे करेक्शन वगैरह, सो इमीडिएटली आई स्टार्ट रीडिंग साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो उसमें आई थिंक दैट स्टेटमेंट इज इन फ्रंट ऑफ मी, सो गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। सो उसमें उसके नीचे मिस्टर मॉर्गन हाउसल ने बहुत बढ़िया लिखा है, good investing is not necessarily about making good decisions, it is about consistently not screwing up your portfolio, कंसिस्टेंटली स्क्रू नहीं करना है अपने को पोर्टफोलियो। और ये आइडियल केसेस है कि इसने को देखा ये करता हूं, उसने क्या ये कर देता हूं, और हर बार आप इधर पाथ चले उधर चले, ये नहीं करना है। तो आपका पोर्टफोलियो स्क्रू नहीं करना है आपको, यू विल रिमेन वेल्दी। सो गेटिंग वेल्दी, यू आर अर्निंग वेरी गुड मनी, इट्स गुड, बट स्टेइंग वेल्दी इज कंप्लीटली डिफरेंट। और उन्होंने इतने बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स दिए उसमें कि कैसे लोग डिजास्टर क्रिएट करते हैं और कैसे मिस्टर वॉरेन बफेट हैज बिकम सच अ बिग इन्वेस्टर, बिकॉज इतनी सारी कंपाउंडिंग साइकिल्स एंजॉय की है मिस्टर वॉरेन बफेट ने। तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब एक गौरव, आई डोंट माइंड, अब आज डिस्कस कर रहे तो
वो नंबर अगर मेरे सामने होंगे ना, तो उन्होंने बहुत सही एग्जांपल्स दिए थे कि वो मिस्टर वॉरेन बफेट ने क्या-क्या एक्सपीरियंस किया है उनके इन्वेस्टमेंट या फिर यूएस मार्केट्स ने क्या-क्या एक्सपीरियंस किया है। सो और फिर भी मार्केट इतने ऊपर है। सो या वॉरेन बफेट वाज पार्ट ऑफ दैट, बट ओवरऑल यूएस मार्केट की हिस्ट्री कैसी रही, तो उन्होंने बोला कि कितने नेगेटिव इवेंट्स हुए, कि ऑलमोस्ट 13 लाख अमेरिकन जो है वो मरे हैं बिकॉज ऑफ fighting 9 major wars in between this growth from almost 150 times की growth जो हुई है. Roughly 99.9% of all companies that were created went out of business during this period. Gaurav, number, look at the number, roughly 99.9%. जितनी कंपनीज बनी थी अमेरिकन हिस्ट्री में, उसमें से 99.9% कंपनीज बर्बाद हो गई. 4 US presidents were assassinated. 6.75 Americans died in a single year from a flu pandemic. 30 separate natural disasters killed at least 400 Americans each. 33 recessions lasted cumulative 48 years during that period. 33 recessions और 48 years का recession का period था, फिर भी मार्केट इतना ऊपर है. The number of forecasters who predicted, ये सबसे बेस्ट था, the number of forecasters who predicted any of those recessions rounds to 0. एक भी forecaster ये recession को predict नहीं कर पाया. The stock market fell more than 10% from a recent high at least 102 times. 102 बार ऐसा इस फेज में हुआ है कि मार्केट went down by 10%. Stocks lost a third of their value at least 12 times. मतलब हर एक स्टॉक के बारे में उन्होंने बोला है 1/3 वैल्यू एटलीस्ट 12 टाइम्स उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में किया. हर एक कंपनी को, दिस इज नॉट मतलब एक हाथ दूसरी ने, हर एक कंपनी ने अपनी लाइफ टाइम में कम से कम 12 बार 30 से 33% का करेक्शन देखा है इस फेज में. एनुअल इन्फ्लेशन एक्सीडेड 7% इन 20 सेपरेट ईयर्स. ये मैं यूएस की बात कर रहा हूं. द वर्ड्स economic pessimism appeared in newspapers at least 29,000 times. कितना word economic pessimism appeared in newspapers at least 29,000 times. तो ये सारी चीजें होने के बाद भी अगर वो मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट मोर देन 100 टाइम्स जीडीपी पर कैपिटा मोर देन 100 टाइम्स बढ़ जाता है, तो आई थिंक देयर इज मतलब आपको समझना होगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक्चुअली है क्या. तो ये सारे फैक्टर्स जो है ना बहुत बहुत जरूरी है. ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मतलब सिर्फ सुनने के लिए या फिर इसके लिए नहीं बोल रहे, ये चीज को इम्बाइब करना होगा अपने अंदर, ये जीना होगा इस चीज को. अगर ये चीज को जिएंगे ना तो सही में बहुत जबरदस्त वेल्थ क्रिएट होगी और सिंप्लीफाइड वे से भी हो सकती है. A lot of people when they are having discussions with us one-on-one sessions, ultimately जब रेसिपी मिल जाती है 5-6 फंड्स की रेसिपी मिल जाती है, हर एक के लिए यही करना है क्या? हर गोल के लिए इसी में करना है? अरे तो अलग अलग नहीं करना है. तो हर एक गोल के लिए 5-5 फंड लेके 5 गोल के लिए 25-30 फंड लेंगे तो फिर क्या फायदा इधर आके भी. हमने भी तो वही किया आप लोगों के साथ. सो कोई जरूरत ही नहीं है उस चीज की. तो सिंप्लीफाइड अप्रोच ऑल्सो विल बी अ विनिंग अप्रोच. ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो प्लीज अगेन दिस इज द राइट टाइम. थोड़ा बहुत ये मार्केट जो है वो आपको पेशेंस टेस्ट करवा सकता है बिकॉज बहुत सारे अनइवन नंबर्स सामने आते जा रहे इसमें. तो आई थिंक पेशेंस टेस्ट हो सकता है. बेस्ट टाइम टू रीड साइकोलॉजी ऑफ मनी अगेन. मतलब मुझे वो फीलिंग फिर से आ रही है कि शायद चैप्टर वाइज फिर से एक बार डिस्कशन शुरू कर दूं क्या, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग न्यू आइडियाज टू मेक वीडियोस एंड मुझे स्टॉक के वीडियोस नहीं बनाने. आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट. लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग डिसअपॉइंटेड. आज तो मैं ऑलमोस्ट महिंद्रा एंड महिंद्रा पे वीडियो बनाने जा ही रहा था बिकॉज आई वाज रीडिंग लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट देयर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह. फिर बोला नहीं यार, फिर वो लोगों को लगेगा कि ही इज टॉकिंग अबाउट महिंद्रा, चलो महिंद्रा एंड महिंद्रा बाय कर लेते हैं. सो आई रेस्ट्रिक्टेड माई सेल्फ.